हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में इंडियन नेशनल मूवमेंट को रिवाइज कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो इसका एक फर्स्ट वीडियो आया था, मतलब कि नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट फेज का वीडियो आया था, जिसमें हम लोग 1885 से 1910 1915 के आसपास तक पढ़े थे। तो हम लोग इसमें सेकंड फेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग को होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ना। होम रूल मूवमेंट क्या था, तो ये दो आदमी की तरह चलाया गया था। एक थे एनी बेसेंट और एक थे बाल गंगाधर तिलक। ये दो आदमी के द्वारा चलाया गया था। तो वही आप देख सकते हो होम रूल मूवमेंट कब आया था, तो 1916 में आया था। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट वाज इंडियन रिस्पांस टू द वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन के रिस्पांस में, जैसे वर्ल्ड वार वन जो हो रहा था उसका इंडियन रिस्पांस था, एंड रिप्रेजेंटेड द इमर्जेंस ऑफ न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। इसमें एग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक नया इमर्जेंस हुआ। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक प्रोवाइडेड प्रूव टू बी द पाइनियर्स ऑफ दिस न्यू ट्रेंड। इस न्यू ट्रेंड के हेड कौन रहे, मतलब कि इसके अग्रणी नेता कौन रहे हैं, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। हालांकि ये जो है एनी बेसेंट का आइडिया था। ठीक है, हाउएवर द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग होम रूल लीग इन इंडिया ओरिजिनेटेड विद एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट कौन थी, पीछे वीडियो में उसके बारे में चर्चा की है, नहीं तो हम यहाँ भी अभी हम चर्चा करेंगे। द डिफिनिट कैंपेन ऑफ होम रूल मूवमेंट बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ वीकली कॉमनवेल। एक कॉमनवेल नाम का एक वीकली पब्लिकेशन आता था, 2 जनवरी 1914 को पब्लिश हुआ था। तिलक का स्टार्टेड द इंडियन होम रूल मूवमेंट इन अप्रैल 1916 एंड 5 मंथ लेटर इन सितंबर 1916 मिसेज एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल लीग। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है इसको कि पहले किसका होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिए पहले तिलक का होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये आइडिया एनी बेसेंट का था। ठीक है, बहुत लोग इसी बात पर कंफ्यूज करके एनी बेसेंट को पहले मान लेते हैं, क्योंकि ये आइडिया एनी बेसेंट का था तो एनी बेसेंट पहले चालू की होगी, उसके बाद तिलक जी चालू किए होंगे। तो ऐसा नहीं है, पहले तिलक जी चालू किए थे, उसके बाद तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था या फिर लीग था वो महाराष्ट्र में वर्क करता था। ठीक है, वो जो है महाराष्ट्र में वर्क करता था। द होम रूल मूवमेंट हैज बोरोड द टर्म होम रूल फ्रॉम सिमिलर मूवमेंट इन आयरलैंड। होम रूल टर्म जो था वो कहाँ से आया था, तो आयरलैंड से आया था। होम रूल टर्म जो था वो आयरलैंड से आया था। आयरलैंड कहने का मतलब हुआ कि होम रूल वर्ड जो था, ठीक है, वो शब्द जो था होम रूल मूवमेंट का वो आयरलैंड से आया था। ठीक है, तो पहले ही बताया कि तिलक का जो लीग था, होम रूल लीग जो था, वो कहाँ वर्क करता था, तो महाराष्ट्र में वर्क करता था, लेकिन बॉम्बे सिटी को छोड़ करके पूरे महाराष्ट्र में वर्क करता था, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। ठीक है, और बाकी इंडिया का जो है एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, द होम रूल मूवमेंट हैज बोरोड द टर्म होम रूल। होम रूल शब्द कहाँ से आया, तो ये आया था आयरलैंड से। द मेन ऑब्जेक्टिव होम रूल वाज टू अटेन द होम रूल। होम रूल मतलब कि अपने घर का शासन होना, स्वशासन होना। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट का मेन अटेंशन क्या था, मेन उसका टारगेट क्या था, ऑब्जेक्टिव था, तो होम रूल फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर के तहत, है ना, जैसे जो ऑटोनॉमस काउंसिल बोला जाता है एक तरह से, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सब थे उस समय। ठीक है, तो उसी की तरह हम लोग को शासन करने जाए, लेकिन हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये होम रूल मूवमेंट का मतलब, होम रूल मूवमेंट का मेन टारगेट पूरी तरह से आज़ादी नहीं था, पूर्ण स्वराज नहीं था। पूर्ण स्वराज कब आया था, तो 1929 में आया था। ठीक है, तो ये बात हो रहा है 1916 के। तो उस समय पूर्ण स्वराज के बारे में कोई बोलता भी नहीं था, कोई सोचता भी नहीं था, बोलना तो दूर की बात है। ठीक है, तिलक होम रूल लीग के बारे में पढ़ना है। तो तिलक होम रूल लॉन्च एट बॉम्बे, पहले यही लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, तो अप्रैल में। उनका कब हुआ था, तो अप्रैल से 5 महीना जोड़ लीजिए। ठीक है, तिलक होम रूल लॉन्च एट बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बेलगाम इन अप्रैल 1916। वाज ऑर्गेनाइज इन 6 ब्रांचेज, इसका 6 ब्रांच था। तिलक लॉन्च प्रोपेगेंडा इन फेवर ऑफ होम रूल थ्रू मराठा एंड केसरी। तो तिलक का दो यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम है, एक है मराठा, एक है केसरी। तो याद रखिए मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में था और केसरी न्यूज़पेपर मराठी में था। मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में था और केसरी न्यूज़पेपर मराठी में था। ठीक है, तो मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में था, ये याद रखिएगा। इट पब्लिश पैम्पलेट इन कन्नड़, गुजराती, मराठी एंड इंग्लिश। ये पैम्पलेट जो हम लोग अपने लीग के लिए प्रचार के लिए जो छपवाते थे, 3-4 भाषा में छपवाते थे, कन्नड़, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, सब में छपवाते थे। द डिमांड इंक्लूडेड स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशनल इन वर्नाकुलर। इसमें डिमांड क्या क्या था, तो स्वराज डिमांड था, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाना, और एजुकेशन इन वर्नाकुलर मतलब कि यहाँ का जो भाषा उसमें एजुकेशन, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज। इट वॉज ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट एट बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान। होम रूल मूवमेंट के समय ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान क्या उपाधि दिया गया था। एनी बेसेंट को होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। एनी बेसेंट हैड कम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड इन 1893। पहले इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे इस बात को। 1893 में आए थे। किसके लिए आए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए आए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो एक थे वाल्सवेट्स्की और एक थे कर्नल थे, है ना। तो उसके साथ ही लोग आए थे
एनी बेसेंट आए थे। सी हैड टू सेटअप हेडक्वार्टर अड्यार नियर मद्रास। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ सेटअप हुआ था, तो अड्यार में हुआ था, जो मद्रास के नज़दीक है। मद्रास यानी कि जो अभी चेन्नई है। एनी बेसेंट होम रूल वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन सितंबर 1916। उनका कब हुआ था, तो अप्रैल 1916, ठीक है। तो तिलक जी का पहले हुआ था, वहाँ से 5 महीना सितंबर में इनका हुआ था, ठीक है। इसके साथ और कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे, ठीक है, जो उनके सेक्रेटरी थे। मोस्ट ऑफ लीग वर्क वाज कैरिड बाय एनी बेसेंट एंड हर लेफ्टिनेंट अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर एंड बीपी वाडिया। इनके द्वारा सारा काम किया जाता था। एनी बेसेंट ऑल्सो ब्राउट आउट द पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि वीकली था। तो एनी बेसेंट जो है पेपर न्यू इंडिया लाए थे। द कॉमनवेल्थ अडॉप्टेड एट इट्स कार्डिनल प्रोग्राम रिलीजियस लिबर्टी, नेशनल एजुकेशनल, सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म अमोंग एट सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो है कॉमनवेल्थ से आया। कॉमनवेल्थ मतलब अभी भी जो सुनते हैं कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल गेम जिसको बोला जाता है, राष्ट्रमंडल खेल। तो कॉमनवेल्थ इस कंट्री का ग्रुप है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है ना। कॉमनवेल्थ किस कंट्री का ग्रुप है, तो ऐसा कंट्री जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अंदर था, उसका एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ। इसलिए कई राइट विंग एसोसिएशन के द्वारा, कुछ जो नेशनलिस्ट होते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं, उनके द्वारा कॉमनवेल्थ का विरोध भी किया जाता है कि इंडिया को कॉमनवेल्थ से हट जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से गुलामी को दर्शाता है कि हम कभी ना कभी अंग्रेज के गुलाम थे। हालांकि ऐसा इसमें नहीं, इसमें 2 स्टेट ऐसा भी है, 2 कंट्री ऐसा भी है जो कभी अंग्रेज का गुलाम नहीं था, फिर भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, ठीक है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ का वही कंट्री सिर्फ उसमें है जो कभी अंग्रेज के गुलाम था, तो ऐसा नहीं है। 2 कंट्री ऐसा है जो कॉमनवेल्थ मतलब कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन पहले ब्रिटिश के अंदर नहीं था। बाकी सारे कंट्री ऐसे हैं जो ब्रिटिश के अंदर थे। तो यही कहना था एनी बेसेंट के द्वारा कि हम लोग कॉमनवेल्थ के अंदर रहेंगे, लेकिन हम लोग को अपना शासन दिया जाए, है ना। द डिफिनिट कैंपेन फॉर होम रूल बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ वीकली जर्नल द कॉमनवेल्थ। तो होम रूल के लिए जो डिफिनिट कैंपेन था, एक पर्टिकुलर कैंपेन था उनके लिए खास करके, ये कब स्टार्ट हुआ, तो कॉमनवेल्थ के स्टार्ट होने के बाद, मतलब कॉमनवेल्थ जो जर्नल था वीकली, उसके स्टार्ट होने के बाद होम रूल अच्छे से स्टार्ट हुआ। द मेन एम वाज टू पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ लैंड अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद एंड बी चक्रवर्ती एंड जे बनर्जी इन कलकत्ता ज्वाइन द लीग। तो ये भी ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू भी इस लीग को ज्वाइन किए थे, ठीक है। कहाँ में, तो इलाहाबाद में। द रिप्रेशन, उस समय 1916 की बात हो रहा है, उसमें जवाहरलाल नेहरू मेन लाइन पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, मेन पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। उस समय वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स या फिर लोकल पॉलिटिक्स के तहत ही तक थे। द रिप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ओनली सर्व टू हार्डन द एटीट्यूड ऑफ एजुकेटर एंड स्ट्रेंथन द रिजॉल्व टू रेसिस्ट द गवर्नमेंट। तो द रिप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसका एक ही टारगेट था, सर्व टू हार्डन द एटीट्यूड ऑफ एजिटेटर्स। तो गवर्नमेंट को रिप्रेस करना, है ना, गवर्नमेंट जो अंग्रेजी गवर्नमेंट है उसको यहाँ से भगाना, ठीक है, और होम रूल लाना। आफ्टर मोंटेस्क्यू डिक्लेरेशन 1917 यहाँ पे दिया गया। जैसे आप देखे होंगे कि मोंटेस्क्यू सिम्पसन रिफॉर्म कब आया था, 1919 में आया था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1919 के पहले इसका कोई चर्चा नहीं था, ठीक है। जैसे कोई कमेटी सेटअप होता है, तो कमेटी मान लीजिए कि 2015 में सेटअप होता है, रिपोर्ट 2018 में आता है ना। तो 2015 से 18 तक कमेटी चर्चा में रहता है। उसी तरह से मोंटेस्क्यू सिम्पसन आया था 1919 में, लेकिन ये सेटअप तो पहले ही हुआ होगा ना। तो आफ्टर मोंटेस्क्यू डिक्लेरेशन अगस्त 1967 ऑल्सो नोन एज अगस्त डिक्लेरेशन। तो इससे याद रखिएगा अगस्त डिक्लेरेशन किसका था, तो मोंटेस्क्यू का था। कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। तो उस समय बोला गया था एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला। अगस्त डिक्लेरेशन में यही बताया गया था एक बहुत बड़ा हम लोग अभी इस डिक्लेरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये डिक्लेरेशन मेनली होम रूल मूवमेंट को टारगेट करके बनाया था, क्योंकि होम रूल मूवमेंट उस समय काफ़ी एकदम चरम पे पहुंच गया था, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था होम रूल मूवमेंट, ठीक है। तो मोंटेस्क्यू को लगा कि इस मूवमेंट को किसी तरीके से तोड़ना होगा। तो ऐसा और देखा कि एनी बेसेंट जो है इंग्लैंड को फेवर करती ही है, मतलब पूर्ण स्वराज तो चाहती नहीं है ना। वो तो चाहती है कि अंग्रेज़ के अंदर ही रहे। इसलिए उनको लुभाने के लिए बोल सकते हैं, उनको भ्रमित करने के लिए अगस्त 97 में एक प्रस्ताव लाया था, इसको अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आया था, एक फैक्ट याद रखिएगा, जिसमें बोला गया था कि बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है, इंडियन को ये मिलेगा, इंडियन को ऐसे मिलेगा, जैसे चुनावी वादे होते हैं ना, उस तरह के वादे किया गया था उसके द्वारा। तो इसलिए आप लोग अपना मूवमेंट छोड़ दे। तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। लखनऊ पैक्ट क्या था, तो लखनऊ पैक्ट 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पे। पहला डेवलपमेंट की जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट थे, कांग्रेस का जो सेक्शन टूटा था सूरत में 1907 में, है ना, 1907 में जो सेक्शन सूरत स्प्लिट हुआ था, वो दोनों 1916 में जोड़ गया। उसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हो गया, किस बात को लेकर, 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था उस पर कांग्रेस राजी नहीं हो रही थी। तो 1916 में जो है मुस्लिम लीग का जो था उस पर राजी हो गई, ठीक है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मतलब कांग्रेस मुस्लिम लीग के बात को मान गए कि हाँ ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट भी रखो, वो भी ठीक ही है, ठीक है। ये लखनऊ पैक्ट था।
द लीग एट्स इन एनुअल सेशन 1959 in Bombay, which was also attended by many Congress leaders. Gandhi, Malviya, Sarojini Naidu appointed a committee to draw up a scheme for political reform in consultation with other communities. क्या कह रहा है कि 1915 में मुस्लिम लीग का भी सेशन हुआ था। जैसे कांग्रेस का हम लोग सेशन पढ़ते हैं ना, इस सेशन वैसा सेशन, उस तरह से हर पार्टी अब उस समय अपना सेशन करता था। 1915 में मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ था, एनुअल सेशन था, बॉम्बे में हुआ था, जिसमें कई कांग्रेस के भी लीडर गए थे, जैसे गांधी, मालवीय, सरोजिनी नायडू, ये सब गए थे। सरोजिनी नायडू जो है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का दूत मानते थे, कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है मोहम्मद अली जिन्ना को, है ना। और सरोजिनी नायडू के द्वारा जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में, तो दोनों बोले थे कि दो महात्मा का मिलन है या दो साधु का मिलन है, ऐसा कुछ बोला गया था। ठीक है। अपॉइंटेड अ कमेटी, मतलब कि 1915 में जब मुस्लिम लीग का सेशन हो, उस समय मुस्लिम लीग इस बात पर राजी हुई कि एक कमेटी अपॉइंट करेंगे दोनों मिल करके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में सोचेगा डिफरेंट कम्युनिटी से मिल करके। ठीक है। ड्यूरिंग साइमल्टेनियस एनुअल सेशन ऑफ लीग एंड कांग्रेस लखनऊ इन दिसंबर 1916, साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ जब दोनों का सेशन हुआ दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और लीग के द्वारा। ठीक है। पास्ट रिजोल्यूशन सेपरेटली फॉर ज्वाइंट स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड रीच्ड एन एग्रीमेंट टू कोऑपरेट इन द पॉलिटिकल फील्ड बेसिस ऑफ कॉमन प्रोग्राम। तिलक एंड एनी बेसेंट डोमिनेटेड द लखनऊ सेशन। तिलक और एनी बेसेंट, मतलब एनी बेसेंट और तिलक जो है लखनऊ सेशन जो 1916 वाला हुआ था उसमें डोमिनेट किया, मतलब कि इनका काफ़ी चर्चा हुआ तिलक और एनी बेसेंट का, क्योंकि ये जो समझौता कराने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। द एग्रीमेंट जनरली लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस लीग स्कीम, दिस पैक्ट हैज रिजल्टेड लार्जली ड्यू टू तिलक एफर्ट। ये पैक्ट जो है तिलक के एफर्ट के कारण था। ठीक है। और एनी बेसेंट के एफर्ट के कारण। द लखनऊ exhorted the British government to confer self-government on India as early as possible, to expand provincial legislative council and governor legislative council to provide for greater representation of elected member on expanded council। क्या करें, लखनऊ पैक्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देने पे मजबूर कर दिया। तो जैसे आप सुने हुए कि उसके बाद 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल आया था, उसमें कई इंडियन को नॉमिनेट किया गया था। ठीक है। सेंटर में फिर गवर्नर का जो काउंसिल होता था उसमें बहुत सारे मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था। तो ये सब लखनऊ पैक्ट के दबाव के कारण ही हुआ था, क्योंकि जो मुस्लिम मतलब कि अंग्रेज लोग को लगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ गया है। ठीक है। इसके अंदर और भी क्या था कि इट फर्दर डिमांडेड द पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटेड टू इंडियन सिविल सर्विसेज शुड वेस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके अंदर ये भी पावर रखा गया कि इंडियन सिविल सर्विस में जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाना चाहिए। एंड डेट द कमीशन एंड नॉन कमीशन रैंक इन मिलिट्री। मिलिट्री में दो तरह के रैंक होते हैं, एक होते हैं कमीशन, एक होते हैं नॉन कमीशन। ठीक है। तो ये इंडियन के लिए ओपन होना चाहिए, अब जो बंद कर दिए गए थे 1857 के बाद जो मिलिट्री में इंडियन को ज़्यादा हाई पोस्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है। पहले भी नहीं मिलता था, लेकिन 1857 की स्थिति और ज़्यादा बद हो गया था। द पैक्ट ऑल्सो मार्क द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। इसमें जो है मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था उसको भी मतलब कि कांग्रेस के द्वारा मान लिया गया। द पैक्ट सक्सीडेड इन गेटिंग द रिफॉर्म थ्रू मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो 1916 में जो पैक्ट हुआ था, जो डिमांड रखा गया दोनों मिल करके, तो 1919 में उसी के आधार पर मतलब कि उसमें भी देखा गया कि ये दोनों का बात को कुछ हद तक माना गया है। हाउएवर ऑल इंडिया हिंदू महासभा लेड द क्रूसेड अगेंस्ट द लखनऊ पैक्ट। ऑल इंडिया में हिंदू महासभा थे, ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ये लखनऊ पैक्ट को नहीं मानते थे, है ना, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को माना गया था। एट इस कॉन्फ्रेंस इन लखनऊ वीपी माधव राव इन इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस अटैक द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना। मेनली इनको सेपरेट इलेक्टोरेट से प्रॉब्लम था। द कांग्रेस लीग और द लखनऊ पैक्ट सर्वाइव टिल द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। एक ये जो लखनऊ पैक्ट था कब तक ठीक ठाक चला, तो 1922 तक ठीक ठाक चला। 1922 में क्या हुआ था, तो नॉन कोऑपरेशन को वापस लिया गया था। क्यों लिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है। चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक जगह है। ठीक है। तो उसके बाद जो है 1922 में इसको वापस ले लिया गया नॉन कोऑपरेशन को। तो उसके बाद फिर लखनऊ पैक्ट टूट गया। ठीक है। ऐसा मान सकते हैं, मतलब कि फॉर्मली टूटा नहीं, कि ऑन पेपर कोई नहीं बोला कि हम लखनऊ पैक्ट को तोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे टूट गया मान के चलिए। ठीक है। क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी या फिर मुस्लिम पार्टी वाले लोग नहीं चाहते थे कि इतना अच्छा मूवमेंट को हम लोग वापस लें एक छोटे से इंसिडेंट के कारण। ठीक है। तो ये था लखनऊ पैक्ट के बारे में। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, तो गांधी जी को उस समय मना किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कि आप जो है सपोर्ट नहीं कीजिए खिलाफत मूवमेंट, मतलब कोई भी रिलीजियस। पहले मोहम्मद अली जिन्ना कभी सेपरेटिस्ट की तरह नहीं बात करते थे, है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये बोला गया था कि आप किसी भी रिलीजन वाले मूवमेंट को सपोर्ट मत कीजिए, आप नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए। लेकिन फिर भी गांधी जी को लगा कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए, तो सपोर्ट किए थे। तो उस समय जिन्ना के द्वारा मना किया गया था। ये आई थिंक यूपीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। कि क्या जिन्ना खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में थे, तो नहीं, कि जिन्ना खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है। यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। The basic defect of Lucknow Pact is was based on wrong notion that Hindus and Muslims form separate communities and therefore the pact proved only temporary trust। क्या कह रहा है कि इसका
मतलब कि लखनऊ पैक्ट ख़त्म होने का रीज़न ही यही था कि इसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग मान लिया गया था। जैसे जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था तो कांग्रेस को उसको नहीं मानना चाहिए था। बाद में गांधी जी इसको बोले भी कि गांधी जी बोले कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा भूल था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिए थे। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं, आदमी कितना ही महान हो गलती हो ही जाता है। मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन जो हम लोग अगस्त डिक्लेरेशन अभी पढ़ रहे थे 1917 का, जो एक तरह से चुनावी वादे की तरह था, उसमें क्या क्या था हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उसमें बोला गया आफ्टर मैथ ऑफ द वर्ल्ड वार वन द रैपिड ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड इट्स पॉपुलर ऑफ होम रूल मूवमेंट प्रेशराइज द ब्रिटिश टू इफेक्ट अ चेंज इन इट्स पॉलिसीज। तो वर्ल्ड वार वन के ड्यूरिंग या उसके बाद जब वो लास्ट होने को था 1917 में, तो या और फिर जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ रहा था, होम रूल मूवमेंट का जो इतना प्रेशर आ रहा था, उसके कारण से गवर्नमेंट को मतलब कि अंग्रेज को प्रेशर बढ़ गया, उसके ऊपर एक प्रेशर उसके ऊपर हुआ कि कुछ चेंज लाए अपने पॉलिसी में। तो इसी के तहत 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू कौन था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो चेम्सफोर्ड कौन था, तो वायसराय। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मेड अ हिस्टोरिक डिक्लेरेशन इन द हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था एक्चुअली एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था वहाँ का। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट रहता होगा, तो नहीं, वहाँ का एक कैबिनेट मिनिस्टर रहता था वहाँ का, इंग्लैंड में लंदन में एक कैबिनेट मिनिस्टर रहता था जिसका पोस्ट था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कब बना था, 1858 के बाद बनाया गया था, पोस्ट जो है 1858 के बाद बनाया गया था। ठीक है, तो मेड हिस्टोरिक डिक्लेरेशन हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है तो उसी तरह से वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन है। तो वहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया में क्या क्या गोल है, ब्रिटिश के इंडिया में क्या गोल है, उसको डिफाइन करते हुए एक डिक्लेरेशन लाया गया 20 अगस्त 1917 को, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन या अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त प्रस्ताव हिंदी में बोला जाता है, काफ़ी फेमस है। शॉर्टली देयर आफ्टर मॉन्टेस्क्यू विजिटेड इन नवंबर 1917, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू जो है 1917 में विजिट किया इंडिया में, टू स्ट्रेंथन द व्यूज ऑफ ऑल सेट्स ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन। इंडिया में हर मतलब कि हर तरह के पॉलिटिकल ओपिनियन को देखने के लिए, सुनने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन डिटेल रिपोर्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड। इसके आधार पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जुलाई 1918 में। ठीक है, दिस रिपोर्ट इन टर्न फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और इसी रिपोर्ट में जो है 1919 में इसी रिपोर्ट के आधार पे जो भी रिफॉर्म आया था इसी रिपोर्ट के आधार पर आया था। ठीक है, तो जैसे पहले बोले कि मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन में ही बस चुनावी वादे की तरह था, 1919 वाले में कुछ नहीं उसके हिसाब से मिला, बस बहुत कम मिला, जो भी कांग्रेस और मुस्लिम लोग चाहते थे वो नहीं मिला, उसके छोड़ा के सब मिल गया। सेकेंड स्प्लिट इन आईएनसी, हम लोग 1907 का पहला स्प्लिट तो हर कोई जानता है, सूरत स्प्लिट। ठीक है, काफ़ी फेमस स्प्लिट है, लेकिन सेकेंड स्प्लिट कब हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो छोड़कर भाग गए थे। इस बार क्या हुआ, मॉडरेट छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, द रिएक्शन विद इन द कांग्रेस शार्पली वेरिड। द मॉडरेट वेलकम एट इज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया व्हाइल अदर क्रिटिसाइज इज फेलिंग फार शॉर्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है कि जो 1919 का जो या फिर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो भी आया था 1917 का जो डिक्लेरेशन था, ठीक है, तो उसको जो है कांग्रेस के कुछ नेता लोग स्वागत कर रहे थे कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे है ना, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो मॉडरेट थे उसको सपोर्ट कर रहे थे। द डिवीजन ऑफ ओपिनियन विद इन द कांग्रेस ऑन द मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन अल्टीमेटली रिजल्टेड इन सेकेंड स्प्लिट इन द पार्टी। दिस टाइम मॉडरेट वॉकिंग आउट है, तो इस टाइम मॉडरेट लोग जो थे धोतीधारी लोग भाग गए। ठीक है, मतलब कि जो धोतीधारी करने का तो जो शांति से बात करने वाले लोग थे उनको भी गुस्सा आ गया। ठीक है, द आईएनसी इन अ स्पेशल सेशन 1918, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका एक स्पेशल सेशन हुआ था 1918 में, क्रिटिसाइज द अगस्त डिक्लेरेशन है डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो आईएनसी जो था एक स्पेशल सेशन 1918 में उसका हुआ था, वहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया अगस्त डिक्लेरेशन को, डिसअपॉइंटिंग कहा गया, अनसेटिस्फैक्ट्री कहा गया, सजेस्टेड इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अगस्त डिक्लेरेशन में कुछ मॉडिफिकेशन का बात किया गया आईएनसी के एक स्पेशल सेशन में। द मॉडरेट लेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी सपोर्टेड द डिक्लेरेशन, जो मॉडरेट थे डिक्लेरेशन को सपोर्ट किए थे इन अ सेपरेट कॉन्फ्रेंस नवंबर 18, मतलब वहाँ पे से मतलब कि 1918 में जो हो रहा था अगस्त में, वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं किए थे। तो हालांकि मॉडरेट में भी कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन दबाव के कारण, ताकि जो सीनियर मॉडरेट है वो नाराज़ ना हो जाए, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं किए। लेकिन बाद में एक स्पेशल सेशन हुआ, सेपरेट सेशन हुआ, सेपरेट कॉन्फ्रेंस में कुछ मॉडरेट के द्वारा इसको ये जो मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट का जो कहना था सुधार करने का, रिफॉर्म लाने का, उसको सपोर्ट किया। दिस ब्राउट अबाउट द सेकेंड स्प्लिट इन कांग्रेस। द अल्ट्रा मॉडरेट स्टार्टेड अ न्यू पार्टी कॉल्ड द नेशनल लिबरेशन लीग। जो अल्ट्रा मॉडरेट थे, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मॉडरेट थे, वो 1918 में अलग पार्टी बनानी है जिसका नाम रखा गया नेशनल लिबरल लीग, जिसको 1918 में बनाया गया था। ठीक है, बाद में इसको नाम जाना गया ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। ठीक है, तो ये हुआ होम रूल मूवमेंट के बारे में, सेकंड स्प्लिट के बारे में। तो सेकंड स्प्लिट कब हुआ था, 1918 में, याद रखिएगा। इसमें कौन भागा था इस बार, तो इस बार मॉडरेट लोग भाग गए थे, जो शांति से बात करने वाले थे वही लोग भाग गए थे। ठीक है,
और पहली बार कौन भागा था सूरत में? तो जो गुस्सा के भाग कर मतलब गुस्सा से बात करने वाले थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, आक्रमणकारी थे। नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, फर्स्ट फेज। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? तो जो रिवोल्यूशन मतलब कि इस तरह से भगत सिंह वाला जो काम होता था, चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब जो मॉडरेट लोग नहीं कर पाते थे ऐसा काम। तो फर्स्ट पेज में क्या है कि वासुदेव बलवंत फड़के नोन एज फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो ये भी याद रखिए, फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म किसके नाम से जाना जाता है? वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है। गैदर्ड बैकवर्ड क्लासेज इंक्लूडिंग कोल्स एंड भील्स एंड ट्राइड द क्रिएट रिवेलियन विद इन ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है। तो बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को, कोल्स को, भील्स को, ट्राइबल लोगों को भी रिवेलियन करने के लिए उकसाए। बट ही वॉज काउट एंड डिपोर्टेड टू एडेन। ठीक है। एडेन एक जगह का नाम है, गल्फ ऑफ एडेन, आप नाम सुने होंगे, गल्फ ऑफ एडेन। ठीक है। तो उनको पकड़ के फिर एडेन भेज दिया गया। इन 1902 4 रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स वर सेटअप इन कलकत्ता एंड मिदनापुर। कलकत्ता और मिदनापुर दोनों बंगाल में ही है, दोनों जगह 1902 में 4 ग्रुप सेट किया गया। कौन कौन है? तो मिदनापुर सोसाइटी ऑफ सरल घोषाल अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? यदि जानते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो अभी तो हम डिटेल में बताएंगे इसको। नेक्स्ट है आत्मोन्नति ग्रुप। आत्मोन्नति जगह का नाम था, उसी का नाम पे इसको रखा गया था। युगांतर ग्रुप है बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है। और एक युगांतर है था बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी था युगांतर। फर्स्ट पॉलिटिकल रॉबरी वाज कंडक्टेड 1906 है, नॉन एज रंगपुर डकैती। रंगपुर डकैती के नाम से जाना जाता है ना। रंगपुर डकैती के नाम से जाना जाता है। पहला पॉलिटिकल रॉबरी था 1906 में, ये याद रखिएगा, 1906 में हुआ था। 1906 में और क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग का संस्थापना हुआ था। द बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेटअप एट मनिक तला, कलकत्ता। ठीक है। मनिक तला जो है, यानी मानिक तालाब, सॉरी ये मानिक तालाब है, तो मानिक तालाब कलकत्ता में बॉम्ब बनाने का फैक्ट्री सेटअप किया गया था। किंग्स फोर्ट अटेम्प्ट टू मर्डर 1908। ठीक है। किंग्स फोर्ट के ऊपर मर्डर करने का प्रयास किया गया 1908 में, हालांकि वो बच गया था। तो युगांतर ग्रुप के द्वारा किया गया था। किंग्स फोर्ट कौन था? तो मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरपुर का, लेकिन वो बच गया था। ठीक है। इसी में खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। अरविंदो घोष वाज अरेस्टेड एंड खुदीराम बोस वाज अरेस्टेड एजुकेटेड इन हिजनी जेल हजारीबाग। अरविंदो घोष और खुदीराम बोस को पकड़ करके हिजनी जेल हजारीबाग में रख दिया गया था इसके अटेम्प्ट में। ठीक है। बाद में खुदीराम बोस को फांसी भी हो गया था। और इनके साथ एक प्रफुल्ल चाकी भी थे, वो खुद को सुसाइड कर लेते इसी डर से कि हमको भी फांसी होगा, इससे पहले हम ही मर जाते हैं। देर वॉज एन एसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ गवर्नर लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे पे बम फेंका गया था भाई मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी एंड बसंत कुमार विश्वास, इनके द्वारा। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंगे जो गवर्नर जनरल थे, उनके ऊपर भी बम फेंका गया था। इन मद्रास रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर कैरिड बाई ऑन भारत माता एसोसिएशन अंडर वांची अय्यर एंड सपोर्टेड बाय वो चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है। तो मद्रास में जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी किसके द्वारा कैरियर किया जाता था? तो भारत माता एसोसिएशन के नाम से किया जाता था। और उसके लीडर कौन थे? वांची अय्यर। सपोर्टेड कौन थे? तो वीओ चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है। नेक्स्ट एक इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। प्रोमिनेंट इंडिया के बाहर कौन कौन थे? तो एक इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, लंदन में। तो ये पूछा हुआ, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया, यहाँ तक कि पिछले साल का बीपीएससी 65th बीपीएससी देखिएगा, उसमें भी पूछा गया था इंडियन हाउस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था। ही ऑल्सो स्टार्टेड द न्यूज़पेपर द इंडियन सोशलिस्ट। इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर इनके द्वारा चालू किया गया था। वीडी सावरकर भी इसके मेंबर थे, विनायक दामोदर सावरकर। वो स्टार्टेड अभिनव भारत एंड मित्र मेला, बाद में अभिनव भारत और मित्र मेला स्थापित किए। और भी कौन कौन मेंबर थे? तो लाला हरदयाल मेंबर थे, गदर पार्टी जो स्थापना किए थे। वीएन चटर्जी, एमपीटी आचार्य, और भी कई ऐसा नाम है। एक मदन लाल ढींगरा का नाम याद रखिएगा, ये जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर था कर्जन वाइली, उसको मतलब लॉर्ड कर्जन नहीं, वो अलग है, ब्रिटिश ऑफिसर था कर्जन वाइली, उसको मारने में इनका योगदान था मदन लाल ढींगरा का 1909 में। पेरिस इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो मैडम भिखाजी कामा के द्वारा इसको किया गया था। और एक वंदे मातरम न्यूज़पेपर चलाए गए थे उनके द्वारा, और मदन तलवार, ये दोनों न्यूज़पेपर का नाम है। किनके द्वारा चलाया गया था वंदे मातरम? तो बहुत लोग गांधी जी के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन ये चालू किया था मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी व सेटअप बाय वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इन बर्लिन में सेटअप किया था वीरेंद्र नाथ के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। गदर पार्टी इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग स्टूडेंट लाइक तारकनाथ दास हु पब्लिश्ड फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इन नॉर्थ अमेरिका। ये अमेरिका, गदर पार्टी अमेरिका में सेटअप किया था लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है। और इसमें कई सारे स्टूडेंट भी थे, जैसे तारकनाथ दास, एक न्यूज़पेपर स्थापित किया था इनके द्वारा।
और न्यूज़पेपर फ्री हुआ करता था। इसका मेन टारगेट था जो भी उसमें नेशनलिज्म जगाना, जो भी अमेरिका में रह रहे हैं उन लोगों के बीच में नेशनलिज्म जगाना। सिमिलरली हिंदू एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट वॉज सेटअप इन 1913 बाई सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना के द्वारा 1913 में हिंदू एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट स्थापित किया गया था। एंड ऑल्सो स्टार्टेड न्यूज़पेपर हिंदुस्तानी गदर एडिटेड बाई लाला हरदयाल। ठीक है। सून एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन केम टू नोन गदर पार्टी मूवमेंट। ये सब जो एक्टिविटी यहाँ पे हुआ, इधर पे यहाँ पे न्यूज़पेपर छापा गया तारकनाथ दास के द्वारा जो फ्री में बांटा जाता था। सोहन सिंह भाखना के द्वारा एक हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक को सेटअप किया था 1913 में। ठीक है। वो भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे जो हिंदुस्तानी गदर के नाम से जाना था। लाला हरदयाल एडिट करते थे उसको। तो इस सारे मूवमेंट को गदर पार्टी मूवमेंट के नाम से जाना गया, विच वॉज फर्स्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। और ये पूरी तरह संगठित रूप से पहला डेमोक्रेटिक और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था। नेक्स्ट हेडक्वार्टर इट्स हेडक्वार्टर वाज नोन एज युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। जो गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था उसको युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था, जो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। ठीक है। यानी कि गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? यूएसए में, लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदुस्तानी गदर, जैसे पहले बताया, हिंदुस्तानी गदर कौन चलाया था? तो मोहन सिंह भाखना। इन पंजाब भारत माता सोसाइटी अंदर करतार सिंह कैरिड गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट को फैलाने में, मतलब कि पंजाब में कौन फैलाया? तो भारत माता सोसाइटी के अंदर करतार सिंह के द्वारा फैलाया गया। सिमिलर इन हांगकॉन्ग सिख प्रिस्ट भगवान सिंह कैरिड द मूवमेंट। उसी तरह से हांगकॉन्ग में एक सिख थे, भगवान सिंह के द्वारा इसको चलाया गया। द मूवमेंट इंडेड विद द अरेस्ट ऑफ लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के अरेस्ट के साथ मूवमेंट खत्म हो गया। बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार एंड कामागाटा मारो इंसिडेंट। कामागाटा मारो इंसिडेंट क्या था कि एक जहाज़ गया था कनाडा में, जिसको वहाँ से मतलब वहाँ पे लैंड मतलब जहाज़ को से आदमी उतरने नहीं दिया गया था। तो कई आदमी को वापस रिटर्न किया गया था जहाज़ को। तो कई लोग तो रास्ते में ही मर गए, कई डूब के मर गए। इस तरीके से काफ़ी इंसिडेंट हुआ था। और हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे तो इस इंसिडेंट पे माफ़ी मांगे इतने साल के बाद, है ना, लगभग 100 साल के बाद इस इंसिडेंट पे माफ़ी मांगा गया, इसलिए न्यूज़ में भी आ गया था इस बार। ठीक है। तो कामागाटा मारो इंसिडेंट क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि अधिकांशतः लोग सिख ही थे गदर पार्टी में। द मूवमेंट इंडिया विद द अरेस्ट ऑफ लाला हरदयाल, बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार एंड कामागाटा मारो इंसिडेंट। ठीक है। और इसके बाद जो है मूवमेंट लगभग समाप्त हो गया। ठीक है। कामागाटा मारो इंसिडेंट के बारे में दिया कि चार्टर शिप ऑफ गुरुतीत सिंह कैरिंग मुस्लिम एंड सिख इमिग्रेंट्स फ्रॉम वैंकूवर बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट अलाउ एनीवन टू लीव द शिप एट कलकत्ता एंड वायलेंट प्रोटेस्ट ब्रोक आउट। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड फेज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, रिवोल्यूशनरी का सेकंड फेज। तो जैसे भगत सिंह फाउंडेड द नवजीवन भारत सभा। भगत सिंह के द्वारा नवजीवन भारत सभा स्थापित किया गया था। काकोरी ट्रेन कांड 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। पहला डकैती कौन था? तो इधर हम लोग अभी पढ़े थे ना कि पहला डकैती हुआ था यहाँ पे, यहाँ है ना, रंगपुर डकैती 1906 में। ठीक है। तो उसी तरह का एक काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, काफ़ी बड़ा, मतलब कि काफ़ी लार्ज मात्रा में इसमें अंग्रेज़ों का पैसा लूटा गया था, जो मतलब कि ट्रेन से मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया था। तो इसमें मेनली दो आदमी का नाम याद रखेगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। ये दोनों एक्यूज हुए थे इसके बारे में, लेकिन इसमें कई लोग थे, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, शामिल थे, और भी कई लोग इसमें शामिल थे। ठीक है। तो काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी भी दिया गया था। 1925 में था। काकोरी लखनऊ के पास है। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स। सॉन्डर्स कौन था? तो एएसपी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था लाहौर का। ठीक है। ये लाहौर का एएसपी था। 1929 में इसको मारा गया था। भगत सिंह इसके अक्यूज थे और इसी की हत्या में उनको फांसी भी हुआ था। ठीक है। असेंबली बम केस 1929 में हुआ था। ये भी दिल्ली में हुआ था, जो अभी हम लोग लोकसभा देखते हैं ना, पार्लियामेंट हाउस, वहीं पे बम फेंका गया था। बहुत लोग इसको सोचते हैं कि लाहौर का कोई असेंबली होगा, नहीं, दिल्ली का जो असेंबली हम लोग जो पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी देखते हैं, 1929 में इसमें बम फेंका गया था। ठीक है। और बम फेंकने का मेन मकसद किसी का ऐसा नहीं था कि किसी का जान लेना है, तो एक खाली जगह देख के बम फेंका गया था। ठीक है। और मेन यहीं पे एक फेमस डायलॉग भगत सिंह का था कि मेरा बम फेंक, मतलब कि बहरों को सुनाने के लिए एक छोटा सा धमाका करना पड़ता है। ठीक है। इसमें एक भी आदमी का जान नहीं गया था। और इसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, ये तीनों को पकड़ा गया था। और याद रखिए, भगत सिंह को फांसी जो हुआ था, ये तीनों को जो फांसी जो हुआ था, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुआ था। हालांकि बॉम्ब केस में बटुकेश्वर दत्त को पकड़ा गया था। तो जैसा कि बताया कि इस केस में तीनों को मतलब कि बरी कर दिया गया था। ठीक है। ये दोनों जो है, भगत सिंह और राजगुरु, एक अलग से सुखदेव, ये तीसरे आदमी जो थे, उनको फांसी हुआ था सॉन्डर्स मर्डर के लिए। ठीक है। सूर्य सेन जो है चिटागोंग अभी बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है। लेकिन उस समय तो इंडिया में ही था ना, तो वहाँ पे आर्मरी डकैती हुआ था 1930 में। इस पे ऊपर मूवी भी है, आप देख सकते हैं इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए अच्छे से। चिटागोंग मूवी आप सर्च कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर मूवी है। मनोज बाजपेयी और क्या नाम है,
नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोनों उसमें हैं। तो सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। वहाँ के एक टीचर थे, इसलिए सब उनको मास्टर दा के नाम से भी फेमस है। ये कहीं कहीं लिखा रहता है कि मास्टर दा वाज एक्यूज्ड, ठीक है। तो सूर्य सेन उनका मेन नाम था। चिटगोंग आर्मी रेड जो है 1930 में हुआ था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि चिटगोंग आर्मी रेड कब हुआ, तो 1930 में हुआ था, ठीक है। उधम सिंह जो है जनरल डायर को मर्डर किया था 1940 में लंदन में जाकर करके, बाद में इनको फांसी भी हुआ था। जनरल डायर कौन था, तो ये जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसका दोषी था, ठीक है। तो ये था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड में आखिर आया क्या और क्या नहीं आया, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मोंटेस्क्यू डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट बाय पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो मोंटेस्क्यू जो है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो इसको कैसे डिस्क्राइब किया मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को, वो तो उसका तारीफ करेगा ही ना। तो उसका कहना था कि एक ब्रिज है किसके बीच में, तो बिटवीन द गवर्नमेंट बाय पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के दो रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल हैं और गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश का है, दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ऐसा उसका कहना था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो 1917 गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड, तो यहाँ से पहला क्या पता चलता है कि रॉलेट एक्ट जब आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड है ना। तो एक कमेटी स्थापित किया था किसके अध्यक्षता में, तो जस्टिस सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट था। तो जस्टिस सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट स्थापित किया गया था, रॉलेट कमेटी स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका काम क्या था, तो इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। 1916-17 के आसपास बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रहा था, मतलब कि अपने चरम पे था 1916 के आसपास। अब देख रहे हैं 1913 में गदर मूवमेंट, फिर उसके बाद होम रूल भी था ही, उसके अलावा इधर भी बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जस्टिस सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में स्थापित किया गया था कमेटी। द कमेटी वाज नोन एज सेडिशन और रॉलेट कमेटी। इस कमेटी को सेडिशन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि सेडिशन का ये आइडिया इसके द्वारा नहीं दिया गया था। इन दिस एक्ट दे प्रोवाइडेड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज बाय स्पेशल कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ 3 हाई कोर्ट जजेज। तो इस एक्ट में बताया गया, ये प्रोवाइड किया गया, दे प्रोवाइड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज बाय स्पेशल कोर्ट। एक स्पेशल कोर्ट में किसी मतलब कि जो ऑफेंस होगा, जो गुनाह होगा, उसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होगा, ओपन कोर्ट में नहीं होगा। ओपन कोर्ट मतलब कि जो नॉर्मल कोर्ट होता है, यूजुअल कोर्ट जो होता है, इसमें 3 ही जज होंगे। देयर नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन, उसके डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगा। एंड इट कुडंट टेक एनी कंसिडरेशन एविडेंस, ठीक है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके तहत में जो भी, इसमें कोई एविडेंस का जरूरत नहीं होगा। एविडेंस के लिए एक एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। द बिल गेव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू सर्च अ प्लेस एंड अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। इस बिल में अथॉरिटी मिला था गवर्नमेंट को कि किसी भी जगह को सर्च कर सकता है, किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। डिटेंशन विदाउट अ ट्रायल, डिटेंशन मतलब जेल में भेजना बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट में पेश किए हुए, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर वाज ऑल्सो प्रोवाइड इन दिस बिल। तो ये पीरियड पूछा गया एक बार मतलब कि कोई पीएससी के एग्जाम में ही क्वेश्चन आया है, जिसमें पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट के तहत जो होता था तो कितने साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखा जाता था, 2 साल के लिए रखा जाता था, ठीक। एंटी रॉलेट सत्याग्रह, तो गांधी जी लॉन्च हिज कैंपेन अगेंस्ट द बिल एंड फॉर दिस फाउंड सत्याग्रह सभा ऑन 24 फरवरी 1919 इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का स्थापना किया गया था गांधी जी के द्वारा इस बिल के अगेंस्ट में, ठीक है। याद रखिएगा, इस बिल के अगेंस्ट में गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह सभा का स्थापना किया गया था। इस बिल के अगेंस्ट में कहाँ किया गया था, तो बॉम्बे में 24 फरवरी 1919 में। रॉलेट एक्ट गेव पावर टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हैबस कॉर्पस। जो रीट अभी हम लोग जारी होता है ना आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। हैबस कॉर्पस का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ, मतलब किसी भी आदमी को यदि पुलिस पकड़ी है तो उसको रिप्रेजेंट करो मजिस्ट्रेट के सामने, हैबस कॉर्पस कहलाता है। तो इसमें जो है इसको सस्पेंड किया जाता है, हैबस कॉर्पस को सस्पेंड किया जाता था। रीट के बारे में हम कल फंडामेंटल राइट का एक वीडियो आया था इस पर पॉलिटी रिवीजन में, तो उसमें रीट जितने तरह के रीट है इंडिया में उसको हम समझाए हैं। तो आप नहीं देखें हैं तो पॉलिटी वाले रिवीजन वीडियो में जा करके आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है वहाँ पे बना हुआ, तो रीट के बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। तो हैबस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया गया। गांधी जी इनॉग्रेटेड इस सत्याग्रह बाय एडवाइजिंग ऑब्जर्वर डे ऑफ हड़ताल। तो गांधी जी जो है उस समय हड़ताल एक तरह से ट्रायल करना चाहें कि यहाँ का जनता सत्याग्रह के लिए तैयार है नहीं है, तो बोले कि एक दिन के हड़ताल करके पहले ट्रायल देखो, ठीक है, पहले एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो एक दिन का हड़ताल करो, उसके बाद जब ये सक्सेस होगा तो एक बड़ा हड़ताल करेंगे, इसी तरह का है ना, बड़ा सत्याग्रह करेंगे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन हड़ताल ही सक्सेस नहीं हो पाया था। ये कब हुआ था स्थापना, 24 फरवरी 1919 में बम्बे में। एंटी रॉलेट सत्याग्रह के लिए सत्याग्रह सभा कब हुआ था, तो 24 फरवरी 1919 को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है गांधी जी मूव ऑफ स्टार्टिंग सत्याग्रह वाज कॉन्डेम्ड बाय लिबरल्स। तो जो लिबरल लोग थे उनके द्वारा गांधी जी का विरोध किया गया।
ठीक है। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, ये सब के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा भी इस हड़ताल को मतलब कि विरोध किया गया। द लीडर ओपोज द एंटी रोलेट सत्याग्रह बिकॉज दे थॉट दैट इट वुड हैम्पर द रिफॉर्म फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन लोग को तो ये सिखा दिया गया था ना, जैसे हम लोग पढ़े कि एनी बेसेंट को ये फुसला के बता दिया गया कि एक रिफॉर्म आने वाला है, बड़ा बढ़िया रिफॉर्म आने वाला है। तो ये लोग अंग्रेज़ को किसी भी मामले में नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इन लोगों को लगता था कि गांधी जी अभी हड़ताल वगैरह करवाएंगे तो अंग्रेज़ नाराज़ हो जाएगा, फिर हम लोग का रिफॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो एनी बेसेंट इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे थे, या कुछ लीडर इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनके मन में बैठ गया था कि अंग्रेज़ बढ़िया रिफॉर्म लाने वाला है, ठीक है। द डेट ऑफ हड़ताल वाज फिक्स्ड ऑन 6 अप्रैल। तो यहाँ जो सत्याग्रह सभा जो स्थापित हुआ था यहाँ पे 24 फरवरी 1919 को, उसके बाद डेट फिक्स किया कि 6 अप्रैल को हम लोग हड़ताल करेंगे। एक दिन वाला जो ट्राई था ना, एक दिन का जो ट्राई करेंगे वो 6 अप्रैल को करेंगे। दिल्ली में हड़ताल को ऑब्जर्व किया गया। तो ये 6 अप्रैल को तो ऑल इंडिया में था ना, उसके अलावा भी हड़ताल का कई तरह से रिहर्सल चल रहा था। तो इन दिल्ली द हड़ताल वाज ऑर्डर 30 मार्च को हड़ताल का ऑब्जर्वेशन किया गया। एंड 10 पीपल वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। तो हड़ताल पूरी तरह से फैल ही रहा था, तो इसीलिए बाद में फिर नन कोऑपरेशन वगैरह आया। गांधी जी इसी समय नन कोऑपरेशन लॉन्च करना चाहते थे, है ना। गांधी जी का प्लान था कि पहले नन कोऑपरेशन लॉन्च करेंगे, ये सक्सेस होगा तुरंत ही हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद तुरंत क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करेंगे, और उसके बाद इंडिया आज़ाद हो जाएगा 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन जिस तरह के जो होता है ना, बोला जाता है कि सोचा हुआ काम नहीं होता है। तो अभी सोचे थे कि हम लोग नन कोऑपरेशन चालू करेंगे, यहाँ जनता तैयार ही नहीं है ना, हड़ताल करने किसी को आ ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर नन कोऑपरेशन चालू किया गया, और उसमें भी प्रॉब्लम आया, वापस लेना पड़ा। तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करने के लिए कई दिन तक पीपल को वेट करना पड़ा, है ना, लोगों को तैयार करना पड़ा मेंटली उसके लिए, ठीक है। तो 1919 में जो है 6 अप्रैल को डेट रखा गया था ऑल इंडिया हड़ताल के लिए, लेकिन दिल्ली में इसको रिहर्सल के लिए डेट रखेगा 30 मार्च को। उसी दिन 10 लोगों की मृत्यु हो गई। अमृतसर में भी इसी का एक बोल सकते हैं कि रिहर्सल चल रहा होगा, ठीक है। 6 अप्रैल को जो हड़ताल हुआ था ऑल इंडिया में, उसी में पकड़ा गया था 2 आदमी को, डॉक्टर कीचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। इन अमृतसर डॉक्टर कीचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इनका पूरा नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट किया गया था 10 अप्रैल 1919 को। दिस लेड टू मॉब वायलेंस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग वर सेट ऑन फायर। जिसके कारण से क्या हुआ, मतलब कि इनके अरेस्ट के कारण वहाँ कई ज़्यादा भीड़ ने हिंसा किया, है ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग को आग लगाया गया। 5 इंग्लिश मैन वर मर्डर्ड एंड वुमेन असॉल्टेड, 5 इंग्लिश मैन को मार दिया गया था, ठीक है। तो इनके अरेस्ट के विरोध में ही एक जालियांवाला बाग, एक वहाँ पे गार्डन है ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ पे सभा रखा गया था, ठीक है। आफ्टर द हड़ताल ऑफ 6 अप्रैल पंजाब वाज फेसिंग वायलेंट सिचुएशन। 6 अप्रैल के हड़ताल के बाद, जो 6 अप्रैल को ऑल इंडिया हड़ताल हुआ था, उसके बाद पंजाब में एक सिचुएशन काफ़ी वायलेंट हो गया था। देयरफॉर द सिविल गवर्नमेंट हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द मिलिट्री अथॉरिटीज ब्रिगेडियर जनरल डायर। आप सुनते होंगे कि जनरल डायर, है ना, जनरल डायर के द्वारा ऐसा किया। तो जनरल डायर तो मिलिट्री पोस्ट है ना। पहले यहाँ पे सोचिए, हम भी जब पहली बार सुनते थे कि जनरल डायर के द्वारा ऐसा किया गया, तो जनरल डायर तो मिलिट्री पोस्ट है, और सेना तो देश संभालते ही नहीं। सेना को संभालने के लिए, मतलब कि कंट्री को संभालने के लिए सिविलियन पुलिस है, जिसमें एसपी होता है, डीएसपी होता है, एएसपी होता है, जो आईएएस आईपीएस जो लोग होते हैं, ठीक है। और जनरल वर्ड तो मिलिट्री का है, ठीक है। तो यहीं से आप वो समझिए बात को कि 6 अप्रैल को जो हड़ताल हुआ था तो सेना बुलाना पड़ा था, ठीक है। आज भी जैसे होता है ना कि कहीं भूकंप आता है या फिर कर्फ्यू लगता है तो आर्मी को बुलाना पड़ता है, तो वही हाल उस समय हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होने के कारण आर्मी बुलाना पड़ा था, ठीक है। और आर्मी का अपना काम करने का अपना तरीका होता है, सिविलियन का काम करने का अपना तरीका होता है, इसलिए जनरल डायर कोई पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि हम गोली चलाने वाले हैं, फिर ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। और उस समय इंडियन आर्मी थोड़ी थी कि थोड़ा समझ के काम करती, है ना। इंडियन आर्मी को दुनिया का सबसे डिसिप्लिन आर्मी बोला जाता है। तो अंग्रेज़ों की आर्मी थी, तो उसको तो कोई मोह माया था नहीं। तो पंजाब आज फेसिंग वायलेंट सिचुएशन, देयरफॉर द सिविल गवर्नमेंट हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द मिलिट्री अथॉरिटीज अंडर ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है। डायर ऑल्सो बैंड ऑल पब्लिक मीटिंग। डायर आते ही सारे पब्लिक मीटिंग को बैन कर दिया। डिटेन ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर, जितने पॉलिटिकल लीडर उनको डिटेन कर दिया, बंद कर दिया जेल में, इंक्लूडिंग 2 कांग्रेस लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर कीचलू, हु वर एसोसिएटेड विद द रिसेप्शन कमेटी ऑफ एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी टू बी हेल्ड ऑन December 19, ठीक है। December 19 में आईएनसी का सेशन होने वाला था, उसके लिए उस एरिया के हेड बनाया गया था डॉक्टर सत्यपाल और कीचलू को। ऑन 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ऑर्डर हिज ट्रूप्स टू फायर अ पीसफुल अनआर्म्ड क्राउड, तो है ना 13 अप्रैल 1919 एक ब्लैक डे के रूप में हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। उस दिन जो है एक पीसफुल अनआर्म्ड क्राउड था, उसके ऊपर बिना वार्निंग के, बिना कोई पहले से इन्फॉर्मेशन दिए, जो जालियांवाला बाग में असेंबल हुए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर कीचलू। और बैसाखी का सेलिब्रेशन था, है ना, तो उस पर फायर करने के लिए अपने ट्रूप्स को, अपने सेना को ऑर्डर कर दिया।
अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर 379 पर्सन वर किल्ड। ऑफिशियल फिगर के तहत 379 ही पर्सन को मृत्यु दिखाएगा, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था, है ना। बट द अनऑफिशियल अकाउंट गिव मच लार्जर, ठीक है। लेकिन अनऑफिशियल देखा जाए तो काफ़ी बड़ा मतलब कि लोगों का मृत्यु हुआ था, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों का मौत हुआ था। इन प्रोटेस्ट ऑफ जालियांवाला बाग ट्रेजेडी रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड कन्फर्ड ऑन हिम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड रिटर्न किया गया। सर शंकरन नायर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ INC, रिजाइंड हिज मेंबरशिप फ्रॉम वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इनके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड रिजाइन किया गया, मतलब कि लौटा दिया गया। सर शंकरन नायर जो थे INC के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, और उस समय मतलब कि 1919 के समय वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसके मेंबर थे, ठीक है। तो उस मेंबरशिप से रिजाइन कर दिए, ठीक है। आफ्टर दिस मैसेकर गांधी जी विड्रॉ हिज मूवमेंट एंड इज कॉल्ड इज हिमालयन बंडर। क्या करें, इस मैसेकर के बाद गांधी जी बोले कि अपना मूवमेंट वापस लिए, जो हड़ताल 6 अप्रैल को करवाए थे ना पूरे ऑल इंडिया में। बोले कि अभी इंडिया जो है उसके लिए रेडी नहीं है उस उतने बड़े लेवल के हड़ताल के लिए, और बोले कि इट वॉज माई हिमालयन बंडर, ठीक है, हिमालयन ब्लंडर, सॉरी। टू इंक्वायर इनटू मैसेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड हंटर कमेटी। एक हंटर कमेटी जो है स्थापित किया गया इसके इंक्वायरी के लिए, और इसके जो ऑफिशियल नोटिस आया था इस रिपोर्ट को, गांधी जी उसको बोले थे ऑफिशियल वाइट वाश, है ना, कि यानी कि ऑफिशियल तरीके से लिपापोती कर देना। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। उसका गांधी जी एक मौका की तलाश में थे कि कब जो है पूरा इंडिया एक साथ हो और हम एक नया कॉपरेशन, मतलब कि एक नया मूवमेंट चालू करें। तो ये मिला उनको खिलाफत मूवमेंट के रूप में। द सुल्तान ऑफ तुर्की रूल द वास्ट ओटोमन एम्पायर, ठीक है। जो तुर्की का सुल्तान था, एक बहुत बड़े ओटोमन एम्पायर पर रूल करता था। वाज द कैलिफ, है ना, मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा था, कैलिफ था, ठीक है। एंड द इंडियन मुस्लिम रिगार्डेड हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, खलीफा, और इंडियन मुस्लिम उसको खलीफा मानते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की डिफीट हो गया, हार गया, और इसमें जो क्या हुआ, उसको एक ट्रीटी ऑफ सेवरिज साइन करना पड़ा 1920 में। तो ट्रीटी ऑफ सेवरिज किसके बीच साइन हुआ था, तो तुर्की के खलीफा और अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। तो इसमें उसको काफ़ी दिखाया गया, मतलब कि नीचा दिखाया गया। तो उसके बाद फिर पूरे सारे कंट्री में जहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन था इसके अगेंस्ट में, मतलब अंग्रेज़ के अगेंस्ट में प्रदर्शन होना चालू हुआ, तो इंडिया में भी होने लगा। द मेन डिमांड ऑफ जो खिलाफत के जो सपोर्टर थे, खिलाफिस्ट थे, तो ओटोमन खलीफ को दोबारा जो है करना, मतलब गद्दी पे बैठाना, ठीक है। और अरब का जो ज़मीन है, अरब लैंड रिमेन अंडर मुस्लिम एंड सुल्तान ऑफ तुर्की शुड बी वार्डन ऑफ प्लेसेस सेक्रेट टू द मुस्लिम, ठीक है। M.A. अंसारी डिमांडेड द रिस्टोरेशन ऑफ अरब लैंड टू द खलीफ, ठीक है। M.A. अंसारी के द्वारा डिमांड किया गया कि अरब का जो ज़मीन है दोबारा खलीफा को दे दिया जाए। एज द मुस्लिम लीग 1918 एनुअल सेशन इन दिल्ली वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। और मुस्लिम लीग का जो 1918 का सेशन हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट किया गया था, ठीक है। तो अभी सेकंड फेज में और भी बहुत कुछ है, तो बाकी का जो बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहीं पे हम अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। इसका मतलब कि सेकंड फेज का सेकंड वीडियो जल्द ही आएगा।